बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। वो अपनी जगह सहमी हुई बैठी थी, परेशान होकर सोच रही थी। एक बदरू इसके अंदर समा गई है। अब वो नॉर्मल लड़की नहीं रहेगी। उसे अपने अंदर आवाज़ सुनाई दी, अरे नादान लड़की, तुम डरती क्यों है? मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तेरी हिफाजत करूंगा, तेरी ताकत बनूंगा। वो सहम कर बोली, तुम कौन हो और मेरे अंदर कहाँ से आए हो? मैं इस वीरानी से गुजर रहा था, तुझे देखा तो तू मेरे दिल में समा गई, इसलिए मैं तेरे अंदर समा गया। क्या तुम हमेशा मेरे अंदर घुसे रहोगे? हमेशा नहीं, कभी आता रहूंगा, कभी जाता रहूंगा। अब मैं जा रहा हूँ, फिर किसी वक्त आऊंगा। तुम चले जाओगे तो ये ड्राइवर फिर मुझे परेशान करेगा। अब तो इसका बाप भी तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, ये तुमसे दूर दूर रहेगा। तुम फिक्र ना करो, आराम से मुंबई पहुंचो। किबरिया दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। अपनी जगह से उठकर दोबारा अपने कैबिन में आ गया। वहाँ मीरा और प्रोफेसर दीनानाथ इसका इंतजार कर रहे थे। मीरा ने इसे देखते ही पूछा, शारदा कहाँ है? प्रोफेसर ने कहा, मैं तो पिछली तमाम बोगियों में देख आया हूँ, वो कहीं नजर नहीं आई। मैं अगली तमाम बोगियों में देख आया हूँ, ट्रेन में कहीं नहीं है। इसका मतलब है 1 घंटा पहले ट्रेन जिस स्टेशन पर रुकी थी वो वहीं उतर गई थी। मीरा परेशान होकर बोली, अंधेरी रात है। उसे जरा भी खौफ नहीं आया कि चोर बदमाश उसके साथ कैसा सलूक करेंगे। प्रोफेसर ने कहा, हम उस स्टेशन की तरफ वापस भी नहीं जा सकते और अगले किसी स्टेशन पर उतरकर उसे तलाश नहीं कर सकते। पता नहीं वो कहाँ गई है और किस रास्ते से गई है। इस लड़की ने तो हमारा सुकून बर्बाद कर दिया है। मीरा ने कहा, वो अपनी हिमाकतों से खुद भी नुकसान उठाएगी, हमें भी फिक्र परेशानी में मुब्तला करती रहेगी। हम सब सुबह से भूखे हैं, किसी तरह इसे तलाश करें, उसे हमेशा के लिए अपना बना लें। किबरिया ने कहा, वो नादान है, तुम नादानी की बातें ना करो। इसे मुझसे मोहब्बत नहीं है, बल्कि तुम्हारे मुकाबले में जिद है, हसद है, जलापा है। वो उसके करीब बैठकर बोला, अगर वो जिद करेगी कि मुझे अंधे कुएं में कूद कर जाना है, वरना वो अंधी होकर अपनी इज्जत लुटाने कहीं चली जाएगी, तो क्या मैं इसकी जिद पूरी करने के लिए अंधे कुएं में कूद कर जान दे दूंगा? मैं नहीं जानती, आप किसी तरह से तलाश करें। वो देखने में जवान हो गई है, लेकिन जहनी तौर पर बच्ची है। वो गलती कर रही है तो हमें इसकी गलती को सुधारना होगा, उसे मोहब्बत से समझाना होगा। मैं 1000 बार समझाऊंगा, लेकिन तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत उसे नहीं दूंगा। मीरा ने सर उठाकर बड़ी मोहब्बत से उसे देखा, फिर कहा, मैं कुछ नहीं जानती, आप गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हैं। हजारों मील दूर की आवाज़ें सुन लेते हैं, उसकी आवाज़ सुने, ये मालूम करें कि वो कहाँ है, किस हाल में है। ठीक है, मुझे थोड़ी देर खामोश रहने दो, मैं उसकी आवाज़ें सुनता हूँ। वो सर उठाकर कैबिन की दीवार को तकने लगा, जैसे दूर की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा हो। फिर इसने कहा, हाँ मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। ओ गॉड! वो खौफजदा होकर चीख रही है, किसी मर्द का कहका सुनाई दे रहा है। मीरा और प्रोफेसर परेशान होकर बिल्कुल सीधे बैठ गए। प्रोफेसर ने कहा, इसके साथ क्या हो रहा है? प्लीज जल्दी बताओ, वो किस मुसीबत में है? किबरिया ने कहा, शारदा की आवाज अचानक बदल गई है। वो बारी बारी मर्दाना आवाज में बोल रही है, तुम डरावने ड्रामे और फिल्में देखते हो, मैं ऐसी ही फिल्म से निकली हुई एक प्रीत आत्मा हूँ। अब तुम वहाँ से उठोगे और दौड़ते हुए आकर टैक्सी के बोनट से टकराओगे। मीरा और प्रोफेसर दम बखुद रह गए थे। मीरा ने परेशान होकर पूछा, क्या उसके अंदर कोई प्रीत आत्मा घुस गई है? किबरिया ने कहा, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, मैं किसी के दौड़ने और बोनट से टकराने की आवाज़ सुन रहा हूँ। किबरिया एक जरा वक्फे से बोला। वो फिर मर्दाना आवाज में बोल रही है, अब तुम कई फुट ऊपर उछलकर गिरोगे और इस पक्की सड़क पर अपना सर मारोगे। मीरा ने किबरिया का बाजू थाम कर पूछा, क्या आप मालूम नहीं कर सकते कि सचमुच इसके अंदर किसी की आत्मा समाई है या नहीं? वो बोला, मैं उस शख्स के चीखने की आवाज सुन रहा हूँ। वो प्रीत आत्मा के हुक्म के मुताबिक अपना सर टकरा रहा है और चीखे मार रहा है। मीरा कुछ और कहना चाहती थी। प्रोफेसर ने कहा, बेटी खामोश रहो, इसे पूरी तवज्जो से आवाजें सुनने दो। किबरिया ने कहा, मैं शारदा की आवाज सुन रहा हूँ। वो उसी तरह मर्दाना आवाज में बोल रही है, कुत्ते वहाँ क्या खड़ा है, चल गाड़ी चला। वो एक जरा वक्फे से बोला, अब मैं गाड़ी चलने की आवाज सुन रहा हूँ। शारदा शायद इस बात से सहमी हुई है कि उसके अंदर एक बदरूह घुस आई है। मैं उस बदरूह की आवाज सुन रहा हूँ। वो शारदा से कह रही है, अरे नादान लड़की, तुम डरती क्यों है? मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तेरी हिफाजत करूंगा, तेरी ताकत बनूंगा। किबरिया की ये बातें सुनकर मीरा और प्रोफेसर ने इत्मीनान की सांस ली। प्रोफेसर ने कहा, मालूम होता है कि शारदा के अंदर कोई नेक आत्मा समा गई है। मीरा ने कहा, वो आत्मा कह रही है कि शारदा की हिफाजत कर लेगी और इसकी ताकत बनेगी। हे भगवान, तूने हमारी सारी चिंता दूर कर दी। किबरिया ने कहा, अब तुम्हें मुतमिन होकर कुछ खाना पीना चाहिए। प्रोफेसर ने पैक किया हुआ नाश्ता खोलते हुए कहा, तुम भी कुछ खाते रहो और शारदा की आवाजें सुनते रहो, और प्लीज ये मालूम करो कि वो कहाँ जा रही है। उन्होंने खाना शुरू किया। किबरिया ने सोचा, अभी ये दोनों पूरी तरह मुतमिन नहीं हुए हैं, उन्हें और इत्मीनान दिलाना होगा। शारदा इस कैबिन से जाते वक्त प्रोफेसर का मोबाइल फोन ले गई थी।
वो उसके दिमाग में पहुंचकर प्रीत आत्मा के अंदाज में बोला, शारदा। वो अपने अंदर आवाज सुनकर चौंक गई, सीधी होकर बैठ गई। वो बराई हुई आवाज में बोला, तू महफूज हो गई है, तुझे सुकून मिल गया है, लेकिन तेरी बहन और तेरा अंकल बहुत परेशान है। चल अभी फोन से राब्ता कर, मैं जा रहा हूँ। किबरिया दिमागी तौर पर कैबिन में हाजिर हो गया। चंद सेकंड के बाद ही उसे अपने मोबाइल फोन का बजर सुनाई दिया। उसने एक बटन दबाकर उसे कान से लगाया, फिर दूसरी तरफ की आवाज सुनकर एकदम से खुश होकर बोला, अरे शारदा तुम हो, तुम्हें पता है हम तुम्हारे लिए किस कदर परेशान हो रहे हैं। ये लो प्रोफेसर अंकल से बात करो। इसने प्रोफेसर को अपना मोबाइल फोन दिया। मीरा खुश हो रही थी। उसने बड़ी मोहब्बत से किबरिया का हाथ थाम लिया था। प्रोफेसर फोन पर कह रहा था, बेटी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम नाराज होकर हमसे दूर जाकर हमें बहुत बड़ी सजा दे रही हो। वो बोली, अंकल मीरा की तरह आप भी बेमुरवत हैं। आप चाहते तो इस बेरूपीय एल्बर्ट पार्कर को मेरी तरफ माइल कर सकते थे। मुझे ना बहन पर और ना ही अंकल पर एतमाद रहा है। मैंने इतनी बड़ी दुनिया में तनहा रहने का फैसला किया है। मैंने हिम्मत से काम लिया, घर से तनहा निकली तो मुझे एक प्रीत आत्मा की शक्ति हासिल हो गई है। अब मैं मर्दों की इस दुनिया में तनहा सर उठाकर शान से जी सकती हूँ। हमें खुशी है कि तुम्हें एक शक्ति हासिल हो रही है। ऐसे वक्त तुम्हें हमसे दूर नहीं रहना चाहिए। हम सब मिलकर बड़ी शान से जिंदगी गुजारेंगे। मीरा ने फोन लेकर कान से लगाते हुए कहा, शारदा तुम इस वक्त कहाँ हो और किस गाड़ी में जा रही हो? मैं बताना तो नहीं चाहती कि मैं कहाँ जा रही हूँ और आइंदा क्या करने वाली हूँ, लेकिन तुम्हारी जैसी बेमुरवत बहन को एक अच्छा सबक सिखाना चाहती हूँ। वहाँ तुम लोगों के खा आऊंगी और तुम्हारे यार को तुमसे छीन कर ले जाऊंगी। मेरी शक्ति के सामने इसकी गैर मामूली सलाहियतें काम नहीं आएंगी। वो मेरा गुलाम बनकर मेरे कदमों में रहेगा। मीरा ने मोहब्बत आजिज़ी से कहा, शारदा तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो? तुम्हें आत्मशक्ति हासिल हो गई है, क्या तुम मेरी वजह से मेरे चाहने वाले को भी नुकसान पहुंचाओगी? तुम्हारे चाहने वाले ने अगर मुझे ना चाहा, तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत मुझे ना दी, तो मैं इसे खाक में मिला दूंगी। इसके आगे मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मुंबई में मुलाकात होगी तो तुम सर पीट पीट कर रोगी। इसने राब्ता खत्म कर दिया। मीरा हेलो हेलो कहती रह गई। किबरिया ने इसे फोन लेकर बंद कर दिया। वो परेशान होकर बोली, मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं। वो आपकी दुश्मन बन गई है। वो अपनी आत्मशक्ति से आपको अपना गुलाम बनाने वाली है। किबरिया ने इसके शाने को थपक कर कहा, जब वो ऐसा करेगी तब देखा जाएगा। तुम अभी से क्यों परेशान हो रही हो? वो अपनी आत्मशक्ति से मुझे ट्रैप करने के लिए हमारे पास आएगी तो हम मोहब्बत से उसे अपना बना लेंगे। प्रोफेसर ने कहा, वो बहुत जिद्दी लड़की है, फिर भी हम उसे अपना बनाए रखने की कोशिश करेंगे। वो ट्रेन मुंबई पहुंचने वाली थी। किबरिया ने टॉयलेट में आकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। फिर ख्यालखानी के जरिए नागेश्वर पांडे के दिमाग में पहुंच गया। पता चला वो दिल्ली पहुंच गया है और इसे ये मालूम हो चुका है कि उसकी बेटी को अगवा करने वाला फरहाद अली तैमूर का बेटा किबरिया है और वो टेलीपैथी जानता है। इसकी बेटी को अगवा करने और 3 करोड़ रुपए हासिल करने का खेल टेलीपैथी के जरिए खेल रहा है। ये भी मालूम हुआ है कि उसकी एक ख्याली तस्वीर दिल्ली के तमाम थानों और मुतलका शोबों में पहुंचा दी गई है और अब 2 भारतीय चैनल के जरिए स्क्रीन पर इसकी तस्वीर दिखाई जा रही है। अवाम को इत्तला दी जा रही है कि उसका नाम किबरिया है। ये टेलीपैथी जैसा खतरनाक इल्म जानता है, बेस बदलने का माहिर है। अपनी उम्र 16 वर्ष बताता है लेकिन 20-22 वर्ष का दिखाई देता है। कद्दावर बॉडी बिल्डर है। ये जहां भी नजर आए या किसी को शुबा हो कि वो कहीं खामोश बैठा ख्यालखानी कर रहा है तो फौरन ही करीबी थाने में इतला देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे। किबरिया ने यह भी मालूम किया कि पांडे की बेटी सिल्ला और इसकी बेटे राहुल ने अपने बाप को समझाया था कि वो किबरिया से दुश्मनी नहीं दोस्ती करें, लेकिन शाम को भी दोस्ती करना नहीं जानता। इसकी बेटी और बेटा दोनों ही माँ बाप की मुखालफत कर रहे हैं और किबरिया को तलाश करने के लिए घर से निकल गए हैं। किबरिया ने सोचा कभी फुर्सत होगी तो इन बहन भाई से राब्ता किया जाएगा। वो नागेश्वर पांडे के मुशीर के दिमाग में पहुंच गया। पांडे ने अपने मुशीर को एक ब्रीफकेस दिया था जिसमें 3 करोड़ रुपए थे। उसने हुक्म दिया था कि कोई अजनबी इसे मिलने आए तो वो ब्रीफकेस उसके हवाले कर दे। अब उस मशीन के मकान के चारों तरफ खुफिया पुलिस का पहरा लगा हुआ था। वो ताक में लगे हुए थे। कोई भी अजनबी ब्रीफकेस लेने आता तो इसे गिरफ्तार कर लेते। मुशीर ने इस ब्रीफकेस को अपनी अलमारी में छुपा कर रखा था। उसने किबरिया की मर्जी के मुताबिक एक खाली ब्रीफकेस को खोला, इसमें रद्दी कागजात रखे, फिर इनके ऊपर नोटों की चंद गड्डियां रखी। इस ब्रीफकेस को बंद किया, फिर इसे मखसूस नंबरों के जरिए लॉक कर दिया। जब किबरिया ने इसके दिमाग को आजाद छोड़ा तो वो लॉक नंबर भूल गया। किबरिया टॉयलेट से निकलकर कैबिन में आया। ट्रेन स्टेशन के एक प्लेटफार्म पर पहुंचकर रुक गई थी। वो तीनों ट्रेन से उतरकर प्लेटफार्म पर आए। जगह जगह लगे हुए टीवी के स्क्रीन पर किबरिया की ख्याली तस्वीर नशर की जा रही थी। इसके बारे में तफसीलात बयान की जा रही थी। मीरा और प्रोफेसर ठिठक कर टीवी स्क्रीन की तरफ देखने लगे। अनाउंसर कह रही थी कि इसका नाम किबरिया है और ये फरहाद अली तैमूर का बेटा है। टेलीपैथी जानता है ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। ये जहां भी नजर आए या कहीं बैठा हुआ ख्यालखानी करता हुआ दिखाई दे तो फौरन करीबी थाने में इतला दी जाए। इतला देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे।
मीरा और प्रोफेसर ने हैरानी से किबरिया को देखा। फिर प्रोफेसर ने इसके करीब होकर सरगोशी की। तुम इतनी बड़ी बात हमसे छुपा रहे थे, क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? अब हमें आजमा लेना, हम तुम्हारी हकीकत किसी पर जाहिर नहीं करेंगे। मीरा ने इसका हाथ थाम कर कहा, मैंने तो आपकी जुबान से सुनकर ही यकीन कर लिया था कि आप मुसलमान हैं। अब तो आपके दुश्मन भी आपको मुसलमान तस्लीम कर रहे हैं। आप मेरे होने वाले जीवन साथी हैं। मैं हर कदम पर आपकी हमराज रहूंगी। वो स्टेशन से बाहर आकर एक टैक्सी में बैठकर एक आलीशान 5 स्टार होटल में पहुंच गए। वो तमाम रास्ते खामोश रहे ताकि टैक्सी ड्राइवर इनकी बातें न सुन ले। उन्होंने इस होटल में एक स्वीट हासिल किया। फिर वहां आराम से बैठकर किबरिया ने कहा, मुझे यकीन है कि आप दोनों मेरे राजदार बनकर रहेंगे, लेकिन शारदा पर भरोसा नहीं है। मैं चाहूंगा कि मेरी अहम बातें उससे छुपाई जाएं। मीरा ने कहा, मुख्तलिफ मीडियाज के जरिए आपकी हकीकत बयान की जा रही है। शारदा भी किसी टीवी चैनल के जरिए आपके बारे में ये हकायक सुन सकती है। किबरिया ने कहा, मुझे अंदेशा है कि वो मेरे खिलाफ पुलिस वालों को इत्तला दे सकती है। हसद और जलापे के बायस कुछ भी कर सकती है। प्रोफेसर ने तायद में सर हिलाकर कहा, ये अंदेशा तो हमें भी है। क्या तुम इसे टेलीपैथी के जरिए रोक नहीं सकते? मैं भी इसके दिमाग में जा रहा हूँ, उसे रोकने की कोशिश करूंगा। वो ख्यालखानी की परवाज करता हुआ इसके पास पहुंचा। पता चला वो अभी टैक्सी में सफर कर रही है और मुंबई से तकरीबन 20 मील दूर है। वो थकन महसूस कर रही थी। किबरिया ने इसे पिछली सीट पर लेटने के लिए माइल किया। वो लेट गई, फिर उसकी मर्जी के मुताबिक गहरी नींद सो गई। उसने मुख्तसर सा तनवीमी अमल किया कि वो किबरिया की असलियत किसी को नहीं बताएगी और किसी से ये भी नहीं कहेगी कि वो मीरा और प्रोफेसर दीनानाथ के साथ रहता है। ये बातें उसके जहन में नक्श करने के बाद उसने इसे आधे घंटे तक तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। फिर इस टैक्सी ड्राइवर के ख्यालात पड़े। वो शारदा से बुरी तरह सहमा हुआ था। उसे जल्द से जल्द मुंबई पहुंचाकर इसे निजात हासिल करना चाहता था। वो शारदा को किसी हाल में भी नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं कर सकता था। उसने दिमागी तौर पर हाजिर होकर मीरा और प्रोफेसर को देखा। वो दोनों बड़ी दिलचस्पी से इसे ख्यालखानी करते देख रहे थे। उसने शारदा के मुतालिक इन्हें बताया कि वो अभी तक टैक्सी में सफर कर रही है और 1 घंटे के अंदर मुंबई पहुंचने वाली है। मैं उसे यहाँ होटल में आने पर मजबूर कर दूंगा। मीरा ने कहा, इसे किसी प्रीत आत्मा की शक्ति हासिल हो गई है। वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगी। किबरिया ने हंसते हुए कहा, वो प्रीत आत्मा मैं ही हूँ। एक टैक्सी ड्राइवर इसकी इज्जत लूटना चाहता था। मैंने शारदा के दिमाग में घुसकर ये तासुर दिया कि इसके अंदर एक प्रीत आत्मा घुस आई है। अब वो बहुत ज्यादा ताकतवर बनी रहेगी। ये बात सुनकर मीरा और प्रोफेसर हंसने लगे। वो बोला, मैं चाहता हूँ कि शारदा इसी खुशफहमी में मुब्तला रहे, यही समझती रहे कि उसे एक आत्मा की भरपूर शक्ति हासिल हो चुकी है। प्रोफेसर ने कहा, तुम मुनासिब समझो वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसने कहा, मैंने नागेश्वर पांडे को अच्छी खासी सजा दी है। उसकी बेटी सिल्ला को इज्जत आबरू से घर पहुंचा दिया है, लेकिन जुर्माने के तौर पर उससे 3 करोड़ रुपए वसूल कर रहा हूं। उसने सियासतबाजी में खूब दौलत कमाई है। अभी एक शख्स 3 करोड़ रुपए लेकर यहाँ आएगा, उसके लिए मैं थोड़ी देर तक ख्यालखानी में मसरूफ रहूंगा। वो ख्यालखानी की परवाज करता हुआ मुशीर के दिमाग में पहुंचा। उसके जरिए 2-4 टेलीफोन कॉल कराई। फिर कॉल का जवाब देने वालों में से एक शख्स के दिमाग पर कब्जा जमा लिया। वो शख्स किबरिया की मर्जी के मुताबिक अपनी कार में बैठकर मुशीर के मकान के अहाते में दाखिल हुआ। खुफिया पुलिस वाले अलर्ट हो गए। मुशीर ने दरवाजा खोलकर पूछा, आप कौन हैं, किस लिए आए हैं? शख्स ने कहा, नागेश्वर पांडे ने जिस अजनबी शख्स का जिक्र किया था वो मैं ही हूँ। तुम्हारे एक ब्रीफ केस में 3 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, मैं वो लेने आया हूँ। कोई और सवाल ना करो, ब्रीफ केस मेरे हवाले कर दो। मुशीर ने अंदर आकर अलमारी खोलकर इस ब्रीफ केस को निकाला। इसमें रद्दी कागजात भरे हुए थे और इसे मखसूस नंबरों के जरिए लॉक किया गया था। उसने बाहर आकर इसे इस अजनबी के हवाले कर दिया। वो अजनबी इसे लेकर अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगा। जब वो मेन रोड पर आया तो खुफिया पुलिस की कई गाड़ियां इसके पीछे लग गईं। वो मालूम करना चाहते थे कि ब्रीफ केस ले जाने वाला किबरिया है या इसका कोई आलाकार है। अगर वो आलाकार होता तो इतनी बड़ी रकम किबरिया तक पहुंचाने के लिए जरूर जाएगा। वो अजनबी जब पुलिस वालों को अपने पीछे लगाकर दूर निकल गया तो किबरिया ने मुशीर के दिमाग पर कब्जा जमा लिया। वो मुशीर गायब दिमाग हो गया। अलमारी से असल ब्रीफ केस निकालकर अपनी कार में बैठकर होटल में पहुंच गया। किबरिया ने दरवाजा खोला। मुशीर वो ब्रीफ केस इसके हवाले करके कुछ कहे सुने बगैर वहां से चला गया। किबरिया ने इस वक्त तक इसके दिमाग पर कब्जा जमाए रखा जब तक कि वो अपने मकान के अंदर ना पहुंच गया। फिर वो उसे छोड़कर दिमागी तौर पर हाजिर होकर मीरा के पास आया। ब्रीफकेस को सामने रखते हुए बोला, इसे खोलो। मीरा ने इसे खोला। प्रोफेसर ने हैरानी से देखा। वहाँ बड़े बड़े नोटों की गड्डियाँ रखी हुई थी। किबरिया ने कहा, मीरा, नागेश्वर पांडे ने तुमसे दुश्मनी की इंतहा कर दी है। मुझसे पहले तुम एक मुसलमान को चाहती थी, उसने बड़ी बेदर्दी से उसे कत्ल करा दिया। अब भी वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। मैं उसे इसी तरह सजा दूंगा। इसकी तमाम दौलत तुम्हारी तरफ मुंतकिल करता रहूंगा। ये 3 करोड़ रुपए की पहली किस्त तुम्हारी है। आइंदा भी हर किस्त की रकम तुम्हारी ही हुआ करेगी।
मीरा ने इसे बड़ी मोहब्बत और अकीदत से देखा। इसकी आंखों में खुशी के आंसू झिल मिलाने लगे। प्रोफेसर ने कहा, आपने ट्रेन में पेट भर कर नहीं खाया था, रात के 10 बज रहे हैं, क्या ख्याल है? किबरिया ने कहा, शारदा यहाँ पहुँचने ही वाली है, मैं उसके दिमाग में जा रहा हूँ, वो भी यहाँ आ जाएगी। वो शारदा के अंदर पहुंच गया। वो तमीमी नींद से बेदार होकर पिछली सीट पर बैठी हुई थी। मुंबई शहर के एक बाजार से गुजर रही थी। ड्राइवर ने पूछा, श्रीमती जी, मैं आपको कहाँ ले जाऊं? इसने किबरिया की मर्जी के मुताबिक होटल का नाम और पता बताया। ड्राइवर ने उसको वहां पहुंचा दिया। वो टैक्सी से उतरकर होटल के अंदर आकर लिफ्ट के जरिए 7वें फ्लोर पर आई। वो हैरानी से सोच रही थी, मैं बेख्तियार यहाँ कैसे आ गई हूँ। किबरिया ने इसके अंदर कहा, मैं वही आत्मा हूँ जो तुम्हारी मुहाफिज है और तुम्हारी ताकत है। यहाँ से तुम्हें स्वीट नंबर 1 में जाना है। वो खुश होकर बोली, क्या तुम मेरे अंदर रहोगे? वो बोला, मैं जरूरत के वक्त तुम्हारे पास आ जाया करूंगा। उसने आगे बढ़कर स्वीट नंबर 1 के दरवाजे को खोलना चाहा। वो अंदर से बंद था। इसने दस्तक दी। चंद सेकंड के बाद ही दरवाजा खुल गया। वो किबरिया को अपने सामने देखकर चौंक गई। हैरानी से बोली, तुम यहाँ हो? वो मुस्कुराकर बोला, हैरान क्यों हो रही हो? यहाँ मीरा भी है और तुम्हारे अंकल भी हैं, अंदर आ जाओ। वो एक आत्मशक्ति हासिल करने के बाद बड़े फख्र से मीरा और किबरिया का सामना करना चाहती थी, लेकिन ये तवक्को नहीं थी कि इतनी जल्दी सामना हो जाएगा। वो अंदर आ गई। मीरा उसे देखते ही आगे बढ़कर उसके गले लगना चाहती थी। शारदा ने हाथ उठाकर कहा, खबरदार, मेरे करीब ना आना। मुझे एक ऐसी शक्ति मिल गई है कि मैं अपने दुश्मनों को जलाकर भस्म कर देती हूँ। मीरा आगे बढ़ते बढ़ते रुक गई। बड़े दुख से कभी शारदा को और कभी किबरिया को देखने लगी। किबरिया ने कहा, अपनी बहन की बदमिजाजी का गम ना करो, उसे रफ्ता रफ्ता अकल आ जाएगी। प्रोफेसर ने कहा, शारदा, तुम क्यों इतनी जिद्दी और हड हराम हो? आखिर तुम्हें हमसे क्या शिकायत है? वो बोली, आप मेरे बुजुर्ग हैं, लेकिन आपने मुझसे नाइंसाफी की है। मैंने आपसे कहा था कि मैं इस खूबरो जवान को चाहती हूँ, लेकिन आपने मेरी हौसला अफजाई नहीं की। जब आपने देखा कि मीरा इसे चाहने लगी है और ये मुसलमान है, तो आप फौरन ही इसे रिश्ता करने के लिए राजी हो गए। क्या आपने मेरा जी नहीं तोड़ा? मुझसे नाइंसाफी नहीं की? प्रोफेसर ने कहा, मैंने तुम्हारी और मीरा की मर्जी बाद में देखी है। पहले किबरिया की पसंद और मोहब्बत को देखा है, इसके मुताबिक मीरा की हिमायत की है। शारदा ने बड़े गुरूर से किबरिया को देखा, फिर पूछा, अगर मैं किबरिया को अपनी तरफ माइल कर लूं, ये भी मुझे पसंद करने लगे और मोहब्बत करने लगे, तो क्या आप मेरे हक में फैसला करेंगे? मीरा ने कहा, अगर ये अभी तुम्हें पसंद कर लें तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। मैं तुम दोनों के दरमियान कभी नहीं आऊंगी। शारदा ने किबरिया को देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, मैं पहले ही नजर में तुम्हें दिल दे बैठी थी। इस वक्त से तुम मेरे हो और हमेशा मेरे रहोगे। मैं चाहती हूँ अंकल के सामने मेरी मोहब्बत का इकरार कर लो, वरना मैं तुम्हें इकरार करने पर मजबूर कर दूंगी। ताजुब है, तुम जबरदस्ती मुझे अपनी तरफ माइल करना चाहती हो। ये तुम मोहब्बत नहीं कर रही हो, भीख मांग रही हो। यू शटअप, बातें ना बनाओ, मेरे पास आओ, मुझे बाजू में लेकर मोहब्बत का इजहार करो। तुम कुछ ज्यादा ही हद से बढ़ रही हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे किस तरह अपनी तरफ माइल कर लोगी। शारदा ने आंखें बंद करके पूछा, ए शक्ति वाली आत्मा, क्या तुम मेरे अंदर है? किबरिया ने इसके अंदर पहुंचकर कहा, हाँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। बोलो, तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि किबरिया को जो हुक्म दूँ वो फौरन इसकी तामील करे। ठीक है, तुम हुक्म दो। इसने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए हुक्म दिया, किबरिया मेरे पास आओ, मुझे बाजू मिलो और मुझे प्यार करो। मीरा ने कहा, छी छी, अंकल के सामने कैसी बेशर्मी की बातें कर रही हो। वो बोली, खामोश रहो और देखो, ये भी कच्चे धागे से बंधा आएगा। किबरिया ने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया, जैसे कोई शक्ति इसे शारदा की तरफ खींच रही हो। वो आगे बढ़ा। वो खुश हो गई, लेकिन आगे बढ़ने वाला रुक गया, फिर पीछे हट गया। वो सख्ती से बोली, मेरा हुक्म है, आगे बढ़ो, मेरे पास आओ, मुझे गले से लगाओ, मुझे प्यार करो। किबरिया फिर रुक रुक कर आगे बढ़ने लगा। वो सख्त लहजे में बोली, जल्दी आओ, मेरे हुक्म की तामील करो। वो करीब आ गया। शारदा ने दोनों बाहें फैलाकर आंखें बंद कर लीं, फिर फातिहाना अंदाज में कहा, देखो मीरा, ये तुम्हारे सामने मुझे गले लगा रहा है। इसकी बात खत्म होते ही तड़ाक की आवाज के साथ इसके गाल पर तमाचा पड़ा। इसने आंखें खोलकर हैरत से देखा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ प्यार के बजाय थप्पड़ मिलेगा। वो चिल्लाकर बोला, ये आत्मा तू कहाँ है? क्या तेरी शक्ति इस पर असर नहीं कर रही? किबरिया ने कहा, वो आत्मा तुम्हें एक बुरे इंसान से बचाने के लिए इस वीराने में आई थी। अब भी कोई तुमसे बुराई करना चाहेगा तो वो तुम्हारे अंदर आकर तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन तुम किसी के साथ बुराई करना चाहोगी तो वो आत्मा तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी, इसके बरक्स तुम्हारी पिटाई करेगी। वो अपना एक गाल से ला रही थी, शर्मिंदा सी होकर मीरा और अंकल से नजरें चुरा रही थी। किबरिया ने पूछा, जानती हो वो आत्मा कौन है जो तुम्हारे अंदर आती है? शारदा ने इसे सवालिया नजरों से देखा। वो बोला, वो कोई आत्मा नहीं है, मैं हूँ। मैं टेलीपैथी के जरिए तुम्हारे अंदर आता रहा हूँ। इस वीराने में एक नहीं कई टैक्सी ड्राइवर आकर तुम्हारी इज्जत का कबाड़ा करने वाले थे। मैंने इन सब को तुम्हारे करीब नहीं आने दिया, और जो तुम्हारे करीब आया उसे तुमने सजा पाते देख लिया। मैं तुम्हें बुराइयों से बचाने के लिए हमेशा तुम्हारे अंदर आकर तुम्हारी ताकत बन जाऊंगा, लेकिन तुम अगर कोई बुराई चाहोगी तो मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा। वो झाग की तरह बैठ गई।